हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में हम प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2022-23 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग ए टाइम लेट्स बिगिन। सेक्शन ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन है द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर। यहाँ पर आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है और आपसे पूछा है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट क्या है। नेचर ऑफ रूट आपने पढ़े हुए हैं। नेचर ऑफ रूट, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, रूट्स आर नॉट रियल या इरेशनल, ये सब पढ़े हुए हैं। तो वही नेचर हमें यहाँ चेक करना है। तो हमने यहाँ सबसे पहले क्या करना है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको क्वेश्चन में दी है उसमें आप पहले ए, बी और सी को आइडेंटिफाई करेंगे। ए एक्स स्क्वायर के साथ वाला होता है, बी एक्स के साथ वाला टर्म होता है तो 4 हो गया। सी वो होता है जिसमें कोई अल्फ़ाबेट नहीं होता, कांस्टेंट वैल्यू, तो माइनस की 3 थी तो माइनस का 3 हो गया सी। फिर हम डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसमें हम सारी वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करके आंसर फाइंड करेंगे। 52 आएगा। अब ये जो 52 आंसर आपका आ रहा है, 52 जो है वो 0 से बड़ी वैल्यू है। 0 से ग्रेटर होता है कौन? 52 इज ग्रेटर देन 0। और जो 0 से बड़ी होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव वैल्यू है। तो पॉजिटिव वैल्यू है ये 52 प्लस की है, तो डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है। तो ऐसे में रूट्स क्या होंगे? रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन आपका कौन सा है? रियल एंड अनइक्वल वाला है। अगर आंसर आपका इक्वल टू 0 आता तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल होता, ये बी ऑप्शन होता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारा आंसर 0 नहीं आया, 0 से बड़ा आ रहा है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ी आएगी तो आप रियल एंड अनइक्वल कहेंगे। माइनस में अगर आती, माइनस का 52 आता तो डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा होता, तो उसमें होता इमेजिनरी। माइनस वाली जब आएगी तो इमेजनरी, जिसको हम क्या बोलते हैं? नॉट रियल। नॉट रियल का दूसरा नाम इमेजनरी भी होता है। ठीक है ना, इमेजनरी रूट। तो वो ऑप्शन 1 होता है। लेकिन यहाँ पर हमारा आंसर 0 से बड़ा आ रहा है, इसलिए आंसर है इसका रियल एंड अनइक्वल रूट। ठीक है। पार्ट नंबर बी, टैक्सेस दैट आर लिवाइड ऑन इंट्रा स्टेट। इंट्रा वर्ड का मतलब होता है सेम स्टेट। सेम स्टेट में लगने वाला टैक्स, तो सेम स्टेट में CGST भी लगता है और SGST भी। तो करेक्ट ऑप्शन जो है यहाँ पर वो है ऑप्शन नंबर 2, CGST एंड SGST। ठीक है। पार्ट नंबर सी, यहाँ पर आपको एक पॉलिनोमियल दिया है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 और उस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है x प्लस 1 से। तो जब हम पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं किससे? x प्लस 1 से, तो सबसे पहला वर्क क्या है? यहाँ पर आप x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 लोगे और वहाँ से x की वैल्यू को रेडी करोगे, तो x की वैल्यू -1 आएगी। वो -1 जब हम इस पॉलिनोमियल में रख कर दिखाएंगे। देखो ये मैंने यहाँ सॉल्व कर रखा है। fx जो पॉलिनोमियल था उसमें हमने x को हटाकर उसकी वैल्यू -1 भरी तो आंसर 7 आया। ये जो 7 आया इसको हम रिमाइंडर कहते हैं। तो हमें यहाँ पूछ रहा है देन द रिमाइंडर ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज, आपको रिमाइंडर बताना है। 4 ऑप्शन थे, हमारा आंसर 7 आ रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट वाला है, आंसर 7। ठीक है। अब देखिए डी पार्ट। डी पार्ट मैट्रिक्स चैप्टर से है। मैट्रिक्स चैप्टर का क्वेश्चन है ये डी। यहाँ पर आपको m मल्टीप्लाई 2/2 की एक मैट्रिक्स है और इज इक्वल टू में 1/2 की एक मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर आपको ऑर्डर ऑफ m मैट्रिक्स फाइंड करना है। अच्छा क्वेश्चन है ये, MCQ में भी आता है और आपको सेक्शन बी में भी इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में। ये ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, रिपीट होते हैं इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अच्छा है। ऑर्डर पूछा गया है, M मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? तो ऑर्डर बताने के लिए आपको ये फॉर्मेट याद रखना है क्या कि जो M मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर अगर आपको फाइंड करना है रो इनटू कॉलम, रो और कॉलम हमें पता नहीं है तो A इंटू B मान लेंगे। और उसके साथ मल्टीप्लाई में एक मैट्रिक्स और दी है जिसमें 2 रो हैं और 2 कॉलम, 2 इंटू 2, और एक आंसर में मैट्रिक्स है। आंसर की जो मैट्रिक्स है ना उसमें 1 रो आ रही है और 2 कॉलम आ रही हैं, तो 1 इंटू 2 ऑर्डर है उसका। तो ऐसे में जो 2 मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, जो 2 मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं उनकी नज़दीक वाली एक जैसी होती है। नज़दीक वाली जैसे A इंटू बी पहली मैट्रिक्स का ऑर्डर है और दूसरी मैट्रिक्स का 2 इंटू 2। तो अगल बगल कौन बैठी है दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर में? एक B और एक 2, ये अगल बगल में आस पास बैठे हैं। ठीक है ना,
तो बी का आंसर तो 2 हो गया। ये जो पहली मैट्रिक्स का रो है ए, वो आंसर वाली मैट्रिक्स का रो होगा, और जो यहाँ पे कॉलम है दूसरी मैट्रिक्स का, वो आंसर वाली का कॉलम होगा। तो हमें यहाँ ए की प्लेस पर क्या दिखाई दे रहा है 1, और बी की प्लेस पर क्या दिखाई दे रहा है 2। तो आंसर हो गया 1 इंटू 2। तो यहाँ पर जो ऑर्डर है डी पार्ट में वो है आपका सेकंड पार्ट 1 इंटू 2। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर। पार्ट नंबर ई, ये ई पार्ट का सॉल्यूशन है। क्वेश्चन था इफ 84 इज द nth टर्म ऑफ द एपी। यहाँ पर एक एपी दी हुई है और वो कह रहा है कि जो 84 है वो एक nth टर्म है। तो nth टर्म tn से डिनोट करते हैं। तो यहाँ मैंने इसका सॉल्यूशन कर रखा है। हमने tn से डिनोट किया 84 को, फिर tn के नीचे फॉर्मूला लगाया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 84, जिसमें a क्या होता है, a होता है फर्स्ट टर्म 21, तो वो a के नीचे भर दिया। nth टर्म n पता नहीं, तो n को n रखना है। d फॉर डिफरेंस होता है, डिफरेंस को निकालने के लिए दूसरे टर्म में से पहला टर्म माइनस करेंगे आप, 28 में से 21 को माइनस करेंगे तो 7 आएगा, ठीक है ना। फिर आप इसको ब्रैकेट को ओपन करोगे, 7 की मल्टीप्लाई यहाँ दोनों से कर दोगे, n से भी और 1 से भी, तो ये बन जाएगा। फिर हम फाइनली सॉल्व करके n को फाइंड कर लेंगे। n आ रहा है 10। तो क्वेश्चन में पूछा था n इज, आपको n का आंसर बताना है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, 10 आएगा, ठीक है। अब देखिए पार्ट नंबर एफ। द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट P 6 माइनस 2 इन द ओरिजिन। ये रिफ्लेक्शन टॉपिक का क्वेश्चन है। रिफ्लेक्शन इन द ओरिजिन कह रहा है। जब हम ओरिजिन में रिफ्लेक्ट करते हैं ना, तो हमें x की वैल्यू के और y की वैल्यू के दोनों के साइन को इन्वर्ट कर देना है, उल्टा कर देना है। जैसे यहाँ 6 और -2, x की वैल्यू 6 है तो ये प्लस की थी, लेकिन जब हम ओरिजिन में रिफ्लेक्ट करेंगे तो ये 6 प्लस की जो थी वो माइनस की हो जाएगी, ठीक है। अब y की वैल्यू में -2 है, इसको भी हम ओरिजिन में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं तो उल्टा हो जाएगा, -2 का उल्टा हो जाएगा +2। तो आंसर हो जाएगा, जब आप 6 और -2 को रिफ्लेक्ट करोगे ओरिजिन में तो वो -6 और +2 हो जाएगा, दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें कौन सा है, -6 + 2, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है इसका। अब आ जाते हैं पार्ट नंबर जी पे। ए बैग कंटेन 3 रेड बॉल 4 ब्लैक बॉल। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। एक बैग में 3 लाल रंग की बॉल है, 4 ब्लैक रंग की बॉल है, तो टोटल बॉल्स बैग में हो गई 4 + 3 7। आप दोनों को प्लस कर लोगे तो बैग में 7 बॉल्स है टोटल। द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज ब्लैक। आपको प्रोबेबिलिटी ब्लैक की बतानी है। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, फेवरेबल आउटकम ऊपर आती हैं और टोटल आउटकम नीचे आती है। तो फेवरेबल वो है जो हम चाह रहे हैं। हम प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करना चाह रहे हैं, ब्लैक की। तो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल ऊपर लेंगे और टोटल नंबर ऑफ बॉल नीचे लेंगे। तो ब्लैक कितनी थी बैग में, 4 ब्लैक थी, तो 4 तो ऊपर आ जाएगा। टोटल कितनी थी, 3 रेड और 4 ब्लैक, 3 और 4 मिला के 7, यानी आंसर हो जाएगा 4/7। मतलब कि आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। अब आ जाते हैं एच पार्ट पे। एच पार्ट सिमिलैरिटी का क्वेश्चन है, ये MCQ है, तो इतना बड़ा सॉल्यूशन सॉल्व करके दिखाने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे रहा हूँ कि किस तरह से ये होगा, इसलिए मैंने ये सारे स्टेप्स करके दिखाए हुए हैं। एग्ज़ाम में आप A to Z सारे स्टेप्स करके देखने की ज़रूरत नहीं होती। इन शॉर्ट हम स्टेप्स छोड़ कर टाइम अपना बचाने के लिए इतना बड़ा सॉल्यूशन नहीं करेंगे, ठीक है ना। MCQ में तो आपको डायरेक्ट ऑप्शन टिक करने होते हैं कि जोन सा करेक्ट ऑप्शन है वो टिक करो। तो सॉल्यूशन आप A to Z सारे स्टेप ना दिखा के बीच में अगर कुछ स्टेप्स स्किप भी कर देते हो तो भी करेक्ट होता है, क्योंकि आंसर आपको, जो मार्क्स आपको मिलेंगे वो तो आपको सॉल्यूशन में नहीं मिलेंगे, वो तो आपको करेक्ट आंसर में मिलेंगे, ठीक है ना। तो MCQ में इतना बड़ा सॉल्यूशन करके दिखाने की जरूरत नहीं, बट मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी है ये, इसलिए आपको मैंने पूरा सॉल्यूशन दिखाया है यहाँ। तो यहाँ पर आपको ये फिगर दिखाई दे रही है। इस फिगर में 2 ट्राइंगल हैं। कौन कौन से ट्राइंगल, ABC और AMP। ABC ये वाला ट्राइंगल है जिसमें B कोने पे 90 आ रहा है, अगर आप देखेंगे ना तो B पे 90 दिखेगा। और दूसरा ट्राइंगल है AMP। AMP ये वाला,
इसमें भी आपको एक एंगल 90 मिलेगा। कौन सा वाला? एम कोने वाला। देखो तो दोनों के दोनों ट्राइंगल में सबसे पहली बात यह है कि दोनों में एक एक एंगल 90 डिग्री के हैं। और दूसरी बात, ए कोने वाला एंगल ऐसा है जो आपके दोनों ट्राइंगल्स में आ रहा है। अगर आप देखेंगे, मैं अलग कलर से हाईलाइट कर देता हूँ। एक ट्राइंगल ये वाला था, एक ट्रायंगल हम ये ले रहे हैं जो रेड कलर से डिनोट करा है, और एक ट्रायंगल हमने ब्लू कलर से डिनोट कर रखा है। ये मैंने यहाँ दिखा रखा है ब्लू से। ये दो ट्रायंगल के नाम क्वेश्चन की हेडिंग में दिए थे। दोनों ट्रायंगल में एक तो 90 डिग्री के एंगल है। रेड वाले ट्रायंगल में एम कोने पर 90 है, ब्लू वाले ट्रायंगल में यहाँ बी कोने पे 90 दिया था। ये देखो यहाँ है ना। तो दोनों में एक 90 डिग्री का एंगल है, और दोनों में ये जो ए कोने वाला एंगल है ना, ये ब्लू कलर के ट्रायंगल में भी आ रहा है और रेड में भी। तो ये कॉमन एंगल है। तो मैंने यहाँ ईच 90 भी लिया है और एक एंगल कॉमन भी लिया है। तो दो एंगल आ चुके हैं इक्वल। तो बाय ए प्रॉपर्टी दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे? सिमिलर। ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर है। और हम जानते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो होती है ना, वो सिमिलर ट्राइंगल की वो प्रोपोर्शन में होती हैं। प्रोपोर्शन मतलब रेशो टॉपिक आपने पढ़ा हुआ है। क्वांटिटीज़ को प्रोपोर्शन में लेना होता है। तो चार क्वांटिटीज़ A/B C/D आपस में इक्वल होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को प्रोपोर्शन में लिया। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे देखेंगे भाई? 90 के सामने देखोगे रेड वाले ट्रायंगल में तो AP लाइन आएगी, ब्लू वाले ट्रायंगल में 90 के सामने देखोगे तो AC लाइन आएगी। देखो ब्लू वाले ट्रायंगल में ये 90 के सामने की साइड AC, रेड वाले ट्रायंगल में 90 के सामने की साइड AP। तो AP और AC का रेशो। कॉमन वाले में देखो रेड के सामने MP, रेड वाले ट्रायंगल में कॉमन एंगल के सामने MP आएगी, ठीक है। ऐसे ही कॉमन एंगल के सामने ब्लू में देखोगे तो रेड वाले में नहीं, रेड वाले में तो MP आई थी, ब्लू वाले में CB आएगी, उनका रेशो। और जो बच गई उनका भी रेशो हमने यहाँ इक्वल ले लिया। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ट्रायंगल की प्रोपोर्शन में होती हैं, ठीक है। फिर इनमें जो जो वैल्यूज़ हमें मालूम थी क्वेश्चन में दे रखी थी, देखो AC AP PM हमने ये सब भर दी। कहाँ कहाँ? AC यहाँ भरी, AP यहाँ भरी, PM यहाँ भरी। मतलब आपको ये चार लेने हैं। इन चार में से तीन के आंसर आपको पता है और BC को आप फाइंड कर लोगे। BC आ जाएगा 8। क्वेश्चन में यही पूछा था वैल्यू ऑफ BC बताओ, तो BC 8 आ जाएगी। यानी आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है? 4 है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये H पार्ट करना है। अब देखें पार्ट नंबर I पार्ट में ये आपका लीनियर इनइक्वेशन टॉपिक का है। यहाँ पर आपको फिगर में 4 पर, ये थोड़ी सी फिगर दिखाई नहीं दे रही है, 4 पे यहाँ एक सर्कल बना हुआ है जो पूरा कलर्ड है, और -2 पे भी एक सर्कल बना हुआ है जो एम्प्टी सर्कल है, ठीक है। और ये बीच में लाइन डार्क हो रही है। क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन है आपका जिसमें एक नंबर लाइन दी हुई है। नंबर लाइन में -4 से शुरू होके -2 तक दिखाया गया है। -4 वाला सर्कल कलर्ड है और -2 वाला सर्कल एम्प्टी है। तो ऐसे में आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये कैसी नंबर लाइन है? ये नंबर लाइन जो है ना, रियल नंबर लाइन है, ठीक है। नेचुरल, इंटीजर, होल नंबर में ऐसे नहीं बनती नंबर लाइन। उसमें तो हम नंबर्स के ऊपर डॉट लगाते हैं ऐसे, चाहे नेचुरल नंबर की लाइन हो, चाहे इंटीजर की लाइन हो, चाहे होल की लाइन हो, उनमें डॉट्स लगते हैं। बट यहाँ पे जो लाइन दी गई है वो रियल नंबर लाइन है, क्योंकि इसमें बीच की सारी वैल्यूज़ ली गई हैं, इनमें डॉट्स नहीं लगाए गए, ठीक है। तो सारे ऑप्शन रियल वाले ही हैं। अब हमें ये देखना है कि ये शुरू कहाँ से हो रही है। ये शुरू हो रही है -4 पे और ख़त्म हो रही है -2 पे। तो -4 और -2 वाले ऑप्शन लेने हैं। मतलब एक तो तीसरा और एक चौथा। पहला नहीं हो सकता, दूसरा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि पहला वाला ऑप्शन -5 से दिखा रखा है और दूसरा वाला ऑप्शन भी -5 से दिखा रखा है। शुरुआत तो -4 में करनी है, तो ये रहा -4, और ख़त्म कहाँ पे करना है? -2 पे, तो ये रहा -2। इसमें भी आ रहा है -4 और -2। अब इन दोनों में से करेक्ट ऑप्शन देखने के लिए आपको ना सर्कल पे ध्यान देना है। -4 वाला जो सर्कल है वो कलर्ड है, भरा हुआ है, जबकि -2 वाला सर्कल एम्प्टी है, उसमें कलर नहीं हुआ हुआ। तो ये कलर्ड और फिल्ड और अनफिल्ड का क्या मतलब होता है? देखो अगर सर्कल फिल्ड हुआ हुआ है तो जो सिंबल होगा ना इनइक्वालिटी का सिंबल, उसके नीचे इक्वल का साइन भी आएगा। और अगर एम्प्टी हुआ
तो उसके नीचे जो साइन में आएगा वो इक्वल का साइन नहीं लगता, एम्प्टी वाले में इक्वल नहीं लगता है, कलर्ड वाले में इक्वल लगता है। बस इतनी बात याद रखनी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपका कलर किस पे था, -4 पे, तो देखो -4 वाले सिंबल पे लाइन खींची हुई है, -2 वाला एम्प्टी था, तो -2 वाले पे लाइन इक्वल की नहीं खींच रही है, यानी ये करेक्ट ऑप्शन है। अगर आप इसे देखोगे तो ये गलत होगा, क्यों? क्योंकि इसमें -4 वाले सिंबल पे भी लाइन खींच रही है इक्वल की, और -2 वाले सिंबल पे भी लाइन खींच रही है, देखो इक्वल की, यानी ये ऑप्शन आपका क्या है, गलत है। करेक्ट ऑप्शन आपका 3rd है। तो इस तरह से आपको ये आई बात करना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर। जे पार्ट, ट्राइंगल के वर्टिसेस दिए हैं और आपसे पूछा है सेंट्रॉइड क्या होगा। तो यहाँ पे एक फार्मूला यूज़ करना है सेंट्रॉइड का फार्मूला x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 + y3/3, ये फार्मूला यूज़ करना है। ये लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम कर रहे हैं MCQ, तो सारे स्टेप्स करके दिखाने की जरूरत नहीं, आप तो रफ में करो सिंपल। इनकी वैल्यूज़ x वाली जो है वो ऐड करके डिवाइड बाय 3 कर लो, और जो y वाली वैल्यूज़ हैं उनको डिवाइड बाय 3 कर लो, तो आंसर 0 0 आएगा। तो फिर यहाँ पर फाइनल आंसर जो होगा 3rd पार्ट होगा, ठीक है। के की बात करें, के पार्ट, ये फिगर दी है और आपसे पूछा है x का आंसर क्या होगा। ये x जो है ये x बताओ, बहुत इजी है। x को बताने के लिए आपको क्या करना है, फिगर तो काफ़ी बड़ी दी है, आपको फोकस सिर्फ इस पे करना है, R से S आर्क, ये वाला आर्क, R से S तक का आर्क, R से S तक के आर्क पे एक एंगल सेंटर पे जा रहा है, इसी आर्क से सेंटर पे, और इसी आर्क से एक एंगल सरकमफ्रेंस पे भी जा रहा है। देखो इधर से एक लाइन यहाँ आई सरकमफ्रेंस पे, इधर से एक लाइन ये, एक ही आर्क से एक एंगल सेंटर पे और एक एंगल सरकमफ्रेंस पे। सेंटर वाला दुगना होता है, सेंटर एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस ऑफ एंगल एट रिमेनिंग सरकमफ्रेंस, सेंटर वाला दुगना होता है। तो ये जो सेंटर पे बन रहा है ना, ये 42 डिग्री, ये दुगना है, तो ये तो दुगना है, तो ये फिर सरकमफ्रेंस वाला कितना होगा, आधा होगा। ये दुगना होगा, डबल, ट्वाइस, ये डबल होगा, तो ये कितना होगा, ये हाफ होगा। तो 42 का आधा क्या हो गया, 21, तो आंसर हो गया आपका 21, ये हो गया आपका करेक्ट ऑप्शन। अब आ जाते हैं एल पार्ट पे। मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, बीच में दो मैट्रिक्स के इक्वल का साइन है, तो ऐसे में हमें क्या करना होता है, कंपेयरिंग करनी होती है। तो आप x + 3 को किसके इक्वल लोगे, 5 के, और आंसर आ जाएगा x का 2। ऐसे ही y - 4 को किसके इक्वल लोगे, 3 के, तो y - 4 3 लेंगे तो y का आंसर आ जाएगा 7। तो x 2 और y 7, यानी कि आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन, x 2 और y 7, ठीक है। अब आ जाते हैं m पार्ट पे। 3 क्वांटिटी हैं, 4, 16 और x, और ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक का क्वेश्चन है। 4 क्वांटिटीज़ होती हैं, तो फॉर्मूला होता है A/B = C/D, 4 क्वांटिटीज़, बट यहाँ पे 3 क्वांटिटी है कंटिन्यूड में। कंटिन्यूड का जो फॉर्मूला है ना, A/B = B/C, ये यूज़ होता है। इसमें 4 नहीं होती, इसमें 3 होती है, A/B, और फिर दोबारा B लेंगे, फिर C, D नहीं लेना, ठीक है। इसमें आप ये सारी वैल्यू भर दोगे, पहली 4, दूसरी 16 और तीसरी में x, तो ये भर के दिखाया मैंने यहाँ। फिर इन्हें सॉल्व करा, सॉल्व करके x की वैल्यू 64 आ गई, यानी करेक्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर सेकंड है। अब आ जाते हैं n पार्ट पे। वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन, मेंसुरेशन टॉपिक का है ये क्वेश्चन। कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन बोला, तो हम जानते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 πr² h, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला, ठीक है। और आगे बोला है ये है वॉल्यूम, कितना है वॉल्यूम, 120 सेंटीमीटर क्यूब, तो इक्वल में आप ले लो 120 सेंटीमीटर। एक तरफ हमने लिया फॉर्मूला कोन के वॉल्यूम का, और दूसरी तरफ हमने वॉल्यूम का आंसर लिया जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर हमने इसमें क्या करा है, 1/3 में नीचे वाला 3 क्रॉस मल्टीप्लाई से ले गए राइट हैंड साइड पे, तो बन गया 360, और लेफ्ट पे क्या रह गया, πr²h। अब ये जो πr² लेफ्ट पे रहा, जब ये 3 आप डिवाइड से इधर मल्टीप्लाई में लाओगे तो πr² लेफ्ट पे रह जाएगा और 120 × 3 हो जाएगा। तो ये जो πr² है ये तो एक्चुअली में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला
पाई आर स्क्वायर एच होता है, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 3 जा 36, 360 आ जाएगा। तो वो पूछ रहा था वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है, तो हमने निकाल दिया 360 है। तो फाइनल आंसर यहाँ पे आपका पार्ट नंबर ऑप्शन नंबर 3 होगा। अब देखें ओ पार्ट। इफ 11 इज द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा, मीन मीडियन मोड टॉपिक का है क्वेश्चन। तो यहाँ पे मोड का क्वेश्चन है ये, वो कह रहा है 11 इज द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा। मोड है 11, मोड कौन है 11, और हम जानते हैं मोड वो होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ 11 इज हाईएस्ट, इसीलिए मोड कौन है 11 है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब 11 जो है वो हाई टाइम्स आ रहा है, मतलब सबसे ज़्यादा बार आ रहा है यहाँ पर 11। देखो 11 कितनी बार है, 1 2 और यहाँ पे ये रहा 3, हमें यहाँ 11 3 बार दिखेगा। लेकिन अगर हम 14 को देखेंगे, 14 वो भी 3 बार दिख रहा है। तो फिर मोड 11 क्यों है भाई, मोड 11 क्यों, 11 मोड तो वो होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। 11 भी 3 बार आ रहा है, 14 भी 3 बार आ रहा है, तो फ्रीक्वेंसी तो दोनों की बराबर है। फिर मोड 11 क्यों कह रहा है वो, क्योंकि यहाँ पर एक अल्फ़ाबेट दिया था जिसकी कोई संख्या नहीं थी। वो पूछ रहा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स, आपको बताना है एक्स क्या लिया जाएगा, एक्स को हम 11 ही लेंगे, तब जाके 11 3 की जगह कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो 14 रह जाएंगे कितने, 3, 11 पहले 3 थे, अब एक्स में भी 11 लेने से तो एक और बढ़ गया, तो 11 कितने हो गए, 4 हो गए, इसलिए फ्रीक्वेंसी 11 की ज़्यादा हो गई और 11 मोड बन गया, इसलिए x की वैल्यू क्या होगी, 11 होगी। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह से आप ये ओ पार्ट करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन है मिसेस वसुंधरा मेहता हैज़ ए आरडी अकाउंट, बैंकिंग चैप्टर से है ये क्वेश्चन, बैंकिंग चैप्टर से क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको 4 ईयर्स दिए हैं, तो सबसे पहले आपको पता है यहाँ पर बैंकिंग चैप्टर में जो आपने क्वेश्चंस किए हैं उनमें नंबर ऑफ़ ईयर्स नहीं लिए जाते, नंबर ऑफ़ मंथ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले n 4 ईयर्स लेके आपने उसे कन्वर्ट करके मंथ में बनाना है। उसके बाद 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो r इज इक्वल टू 10% लेना है। शी गेट 6,370 रुपीज़ एज इंटरेस्ट, इतने रुपीज़ इंटरेस्ट दिया है क्वेश्चन में, ये जो वैल्यू है ये इंटरेस्ट की है। आई की वैल्यू दे रखी है 6,370, तो आई का फॉर्मूला लेंगे हम, आई का फॉर्मूला P इंटू आर इंटू एन ब्रैकेट n+1 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 100 और इक्वल में जो इंटरेस्ट की वैल्यू है वो ले रखी है। तो लेफ्ट हैंड पे हमने इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाया है आई के नीचे, और राइट हैंड साइड पे जो इंटरेस्ट की वैल्यू है वो ले रखी है। यहाँ पर हमें प्रिंसिपल मालूम नहीं है क्वेश्चन में, रेट और n की वैल्यू सब मालूम है। सारी वैल्यूज़ पुट करने के बाद प्रिंसिपल को हम यहाँ फाइंड करेंगे, तो फाइनली आपको प्रिंसिपल मिल जाएगा कितना, 650 रुपीज़। तो प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल होता है मंथली इंस्टॉलमेंट, जो हर महीने किस्त जमा करी जाती है, वही आपको क्वेश्चन में फाइंड भी करना था, फाइंड द मंथली इंस्टॉलमेंट। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा 650 रुपीज़। पार्ट नंबर बी जो है वो आपका रेशो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक से है। यहाँ पर क्वेश्चन में कहा है इफ़ दिस इज इक्वल टू द डुप्लीकेट रेशो ऑफ 3:1। यहाँ पर डुप्लीकेट रेशो की बात करी गई है, किसका डुप्लीकेट रेशो, डुप्लीकेट रेशो ऑफ 3:1। तो आपको सबसे पहले डुप्लीकेट रेशो एक लाइन लिखनी है, क्या लिखनी है, डुप्लीकेट रेशो ऑफ 3:1 जो होता है वो होता है 3 का स्क्वायर रेशो 1 का स्क्वायर। जब भी हमें किसी चीज़ का डुप्लीकेट रेशो निकालना होता है ना, तो हम उस पर स्क्वायर कर देते हैं। तो डुप्लीकेट रेशो ऑफ 3:1 क्या होगा, 3 का स्क्वायर रेशो 1 का स्क्वायर। क्वेश्चन में बोला है कि दिस इज इक्वल टू द डुप्लीकेट रेशो, मतलब ये जो है ये इक्वल है डुप्लीकेट रेशो के। तो इसका मीनिंग है आप लेफ्ट हैंड साइड पे डुप्लीकेट रेशो के नीचे ये वैल्यू यूज़ करोगे जो क्वेश्चन में दे रखी है। ये डुप्लीकेट रेशो का आंसर है। किसका डुप्लीकेट रेशो, 3:1 का। तो 3:1 का डुप्लीकेट रेशो क्या होता है, 3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर मैंने यहाँ लिख दिया है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे
जो डुप्लीकेट रेशो दिया गया था वो यूज़ करा, और राइट हैंड साइड पे डुप्लीकेट रेशो 3:1 का हमने खुद बनाया, 3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर करके। फिर हमने स्क्वायर को ओपन किया, तो जब आप स्क्वायर को ओपन करोगे तो 9/1 आ जाएगा, लेफ्ट हैंड सेम रहेगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपको x वाले टर्म लेफ्ट हैंड पे और y वाले टर्म राइट हैंड पे कर देने हैं। तो y और x अलग अलग करने के बाद आप x रेशो y को बना लोगे, तो आंसर आ जाएगा 5:4। तो इस तरह से आपको ये पार्ट नंबर बी करना है क्वेश्चन 2 का। सी पार्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज टॉपिक का है। यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड साइड में रूट के अंदर 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए दिया है, और प्रूव करके आंसर लाना है sec a माइनस 10a। तो सबसे पहले हम जो सॉल्व करेंगे वो LHS को सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, जो नीचे डिनोमिनेटर दिया है ना 1 प्लस साइन ए, उसके कॉन्जुगेट से आप न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करोगे और डिनोमिनेटर में। कॉन्जुगेट क्या होता है, देखो डिनोमिनेटर में ना यहाँ 1 प्लस साइन ए था, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, इसके बीच का साइन बदल जाएगा, 1 प्लस साइन ए में बीच में प्लस आ रहा है, तो हम मल्टीप्लाई कॉन्जुगेट से करेंगे, 1 माइनस साइन ए से ऊपर भी और 1 माइनस साइन ए से नीचे भी। ठीक है, तो हमें कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करनी है, ताकि न्यूमरेटर वाले सेम हैं, दोनों सेम की मल्टीप्लाई सेम से जब करोगे तो एग्जैक्टली सेम है ना, ये इनके बीच के साइन भी सेम है, वैल्यू भी सेम है, तो सेम की सेम से मल्टीप्लाई करने पे बन जाता है होल स्क्वायर। तो मैंने यहाँ होल स्क्वायर लिख रखा है, और नीचे जो है सेम नहीं है, उनमें बीच में साइन का फ़र्क आ रहा है, यहाँ प्लस का साइन है और यहाँ माइनस का साइन है, तो a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर लगाया है यहाँ पर हमने अपॉन में। फिर इनको सॉल्व किया और यहाँ पर एक आइडेंटिटी यूज़ करी, कौन सी आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a का आंसर 1 होता है, जिसमें हम साइन स्क्वायर a को इधर लाएंगे तो आंसर आ जाएगा कॉस स्क्वायर a का 1 माइनस साइन स्क्वायर a। तो डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन स्क्वायर a आ रहा था, यहाँ इसे हटा के हम क्या लिख देंगे कि इसका आंसर कॉस स्क्वायर a है, और फाइनली रूट हटाकर हम जो प्रूव करना चाहते हैं वो प्रूव कर लेंगे यहाँ। ठीक है, तो ये था आपका पार्ट नंबर सी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट पार्ट मेंसुरेशन टॉपिक से है। हॉलो स्फेयर दिया है, उसकी इंटरनल और एक्सटर्नल रेडियस 6 और 8 है। इंटरनल रेडियस छोटी r से डिनोट करी जाती है क्योंकि वो स्मॉलर होती है, एक्सटर्नल रेडियस बड़ी r से डिनोट करी जाती है क्योंकि वो बड़ी वैल्यू होती है। ठीक है ना, यहाँ पर आपको बोला है कि एक हॉलो स्फेयर है, इज मेल्टेड, उसको आपने मेल्ट किया है। जब भी किसी क्वेश्चन में मेल्ट वर्ड आता है तो आपको वॉल्यूम बनाना है, तो आपने तुरंत वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फेयर का फॉर्मूला यूज़ करना है और उसमें रेडियस की वैल्यूज़ को पुट कर देना है। पाई को एज इट इज़ लिखा हमने अपना आंसर पाई के टर्म्स में ही बनाया। ये जो आंसर आया ये पाई के टर्म्स में ही बनाया है। पाई की वैल्यू अगर हम यहाँ फिल करते तो हमारे लिए ना थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड बन जाता कैलकुलेशन को इजी बनाए रखने के लिए हमने यहाँ पाई को पाई ही लिखा है, क्योंकि अभी आगे क्वेश्चन में बहुत चीज़ें करनी बाकी है, तो हम इसको पाई के टर्म में ही छोड़ते हैं। आगे बोला है आपने इस हॉलो स्फेयर को मेल्ट किया एंड रिकास्ट, दोबारा से उसको गलाकर कोन्स बनाई। एक बड़ी सी स्फेरिकल बॉल थी, इसको आपने हीट करके मेल्ट किया और आपने इसकी मदद से छोटी छोटी कोन्स को तैयार करा। ठीक है, तो एक बड़ी चीज़ को मेल्ट करके छोटी चीज़ बनाई जा रही है, तो ये जो छोटी चीज़ बनेंगी काफ़ी सारी बनेंगी। तो वो पूछ रहा है क्वेश्चन में फाइंड करो नंबर ऑफ कोन्स, आप ये कितनी कोन्स बना लोगे। एक स्फेरिकल बॉल को गलाकर छोटी छोटी कितनी कोन्स बनाओगे, तो आपको यहाँ पे नंबर ऑफ कोन्स को फाइंड करना है, जिसकी क्वांटिटी हम n मान लेते हैं। मान लो कि आपने एक बॉल को मेल्ट करके कितनी कोन्स तैयार करी, n नंबर ऑफ कोन्स तैयार करी। अल्फ़ाबेट एज्यूम करा, n की जगह x मान लो, y मान लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, बट अल्फ़ाबेट मानना है क्योंकि हमें जो वैल्यू मालूम नहीं होती हम उसको वेरिएबल में लेते हैं, अल्फ़ाबेट लेते हैं। तो मैंने यहाँ n नंबर ऑफ कोन्स लेनी है, तो हमें यहाँ क्या लिखना है, हमें यहाँ पहले वॉल्यूम ऑफ 1 कोन तैयार करनी है। कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h।
एक कोन का क्या वॉल्यूम है, 1/3πr²h। रेडियस ऑफ कोन दे रखी है 2, हाइट ऑफ कोन दे रखी है 8। दोनों वैल्यूज यहाँ यूज करेंगे और आंसर पाई के ही टर्म्स में निकालेंगे। यहाँ भी आंसर पाई के टर्म्स में निकाला, यहाँ भी आंसर पाई के टर्म्स में निकाला। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ एक बॉल दी गई थी जिसको मेल्ट किया और उसकी मदद से छोटी छोटी बहुत सारी कोन्स बनाई, यानी कि जो वॉल्यूम ऑफ मेटल इसका था बॉल का, वो सारा का सारा वॉल्यूम किस में यूज़ हुआ, एक कोन में यूज़ नहीं हुआ, बहुत सारी कोन्स बनाई गई थी। कितनी कोन्स बनाई गई थी, n कोन्स। यानी आपने एक बॉल का वॉल्यूम सारा इस्तेमाल कर लिया किसके अंदर, n कोन्स बनाने में। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, जो वॉल्यूम n कोन्स का है वो बराबर है एक्चुअली में वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल के। एक कोन का वॉल्यूम नहीं, n कोन्स का वॉल्यूम एक स्फेरिकल बॉल के बराबर है। n कोन्स का वॉल्यूम कैसे होगा, n की मल्टीप्लाई एक के वॉल्यूम से कर देंगे। यहाँ पे मैंने एक कोन का वॉल्यूम तैयार किया था ना, तो एक कोन के वॉल्यूम से n की मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम ऑफ n कोन बन जाएगा। और इक्वल में वॉल्यूम ऑफ होलोस्फेयर था जिसका वॉल्यूम हमने यहाँ ऊपर से नोट कर दिया नीचे यहाँ। फिर लेफ्ट हैंड पे पाई, राइट हैंड पे पाई कैंसिल हो जाएगा। लेफ्ट हैंड का डिनोमिनेटर 3, राइट हैंड का डिनोमिनेटर 3 कैंसिल हो जाएगा। n को अकेले बनाने के लिए 32 को डिवाइड में लाके आंसर नंबर ऑफ कोन्स का 37 आ जाएगा। तो ये है आपका पार्ट नंबर फर्स्ट। पार्ट नंबर सेकंड देखें, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू -2 and 1 एंड इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। यहाँ पे बोला है आपको इक्वेशन बनानी है एक लाइन की, और ये क्या है, ये भी एक इक्वेशन है। कौन सी लाइन की, दूसरी लाइन। दो लाइंस हैं कुल मिलाकर, एक लाइन की इक्वेशन दी हुई है, दूसरी लाइन की इक्वेशन बनानी है और दोनों लाइन परपेंडिकुलर है। तो जैसे ही आप क्वेश्चन में परपेंडिकुलर वर्ड देखो, और कितनी लाइंस है, दो लाइंस, दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है। ये लाइन 1 है और ये लाइन 2 बनी हुई है, और दोनों लाइनें आपस में क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। तो जब भी परपेंडिकुलर दिखता है तो आपको m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 कंडीशन याद रखनी है। m1 किसका स्लोप होता है, फर्स्ट लाइन का स्लोप। m2 किसका स्लोप होता है, सेकंड लाइन का स्लोप। ठीक है, m1 इज द स्लोप ऑफ फर्स्ट, m2 इज द स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे स्लोप का वर्क करना है। तो दो लाइन थी, एक लाइन की इक्वेशन बनानी है, दूसरी लाइन की इक्वेशन दे रखी है। सबसे पहले हम इस पे फोकस करते हैं जो इक्वेशन हमें दी हुई है, 4x + 5y = 6। इसमें हम क्या करेंगे, y वाला टर्म अकेले बनाएंगे, तो 5y अकेले हो गया और राइट हैंड पे आ गया 6 - 4x। फिर y को अकेले बनाएंगे तो 5 जो मल्टीप्लाई में था वो इधर डिवाइड में जाएगा, और डिवाइड वाला 5 6 के और 4 के दोनों के नीचे अलग अलग कर देंगे। फिर उसके बाद हम ये जो इक्वेशन हमने तैयार करी ना, y बराबर दिस, इसको कंपेयर करना है किससे, इक्वेशन ऑफ लाइन का एक फॉर्मूला होता है y = mx + c, इससे कंपेयर करना है ताकि पता चल पाए कि ये जो m अल्फ़ाबेट आ रहा है इसकी वैल्यू क्या है। mx, x का कोफिशिएंट m होता है, तो आपने यहाँ इक्वेशन तैयार करी थी उसमें आपको ये देखना है कि x का कोफिशिएंट दिख क्या रहा है। ठीक है, तो हमें यहाँ नज़र आएगा कि x के साथ जो वैल्यू लिखी है वो लिखी है -4/5। यहाँ पर x का कोफिशिएंट -4/5 है, यानी जो m की वैल्यू है स्लोप वो -4/5 है। किसका स्लोप, ये जो लाइन क्वेश्चन में दी थी उसका स्लोप। तो m1 लाइन का स्लोप आ चुका है -4/5। m2 एक दूसरी लाइन थी, इसका स्लोप हम अब बनाएंगे क्योंकि क्वेश्चन में बोला है लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो m1 × m2 -1 फार्मूला यूज़ किया जाएगा। m1 की वैल्यू भरने के बाद m2 को फाइंड कर लेंगे। जब m2 आ जाएगा तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन का यहाँ फार्मूला यूज़ करेंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन होती है y - y1 = m ब्रैकेट x - x1, जिसमें m की वैल्यू ये स्लोप जो अभी हमने सेकेंड लाइन का बनाया था वो पुट करेंगे, और y1 और x1 में पासिंग पॉइंट जो यहाँ क्वेश्चन में दे रखे हैं ये x1 में डल जाएगा और ये y1 में, और फाइनली आपको यहाँ आंसर मिल जाएगा इक्वेशन ऑफ लाइन का। तो इस तरह से आप ये पार्ट नंबर बी करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर। पार्ट नंबर सी रिफ्लेक्शन टॉपिक से है। एक पॉइंट P है 3,4,
सबसे पहले ग्राफ पेपर पे हम पॉइंट पी को यहाँ प्लॉट करेंगे। एक्स की 3 वैल्यू लेंगे और वाई की 4। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। क्वेश्चन है, एक पॉइंट पी है 3 4, वो हमने यहाँ प्लॉट कर लिया 3,4। इसको रिफ्लेक्ट करा, पी डैश बनाया एक्स एक्सिस में। और रिफ्लेक्शन जब पॉइंट एक्स एक्सिस में होता है तो आपको पता होना चाहिए कि एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट करने से वाई का साइन चेंज हो जाता है। तो देखो मैंने यहाँ P3 4 लिखा था, तो P डैश बनाने के लिए रिफ्लेक्शन किस में होना था, एक्स एक्सिस में। तो y का जो साइन था प्लस का 4 वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करने के बाद -4 बना लिया। तो P डैश हो गया 3, -4। ठीक है, तो ग्राफ में हम इसे भी प्लॉट कर लेंगे। ये रफ ग्राफ है, ये आप इस पर नहीं बनाएंगे, ग्राफ पेपर पे ही बनाना। ठीक है, तो यहाँ ग्राफ पेपर में मैंने P डैश भी दिखा रखा है 3 -4। ये रहा देखो यहाँ P डैश 3, -4। ठीक है, तो ये हमने P डैश भी शो कर दिया और P भी शो कर दिया। अब वो कह रहा है O डैश इज द इमेज ऑफ O। O इज द ओरिजिन। तो सबसे पहले हम ओरिजिन को देखते हैं। ओरिजिन ये रहा, ये ओरिजिन होता है 0, 0। इसकी इमेज कौन है, O डैश। ओरिजिन 0 0 होता है और O डैश इसकी इमेज है जब हमने रिफ्लेक्ट करा किस में, PP डैश लाइन में। तो सबसे पहले आप एक लाइन बनाओगे स्केल की हेल्प से PP डैश। तो आप क्या करोगे, P से P डैश को जोड़ दोगे, ये हो गई लाइन P से P डैश की। ओरिजिन यहाँ पर है, ओरिजिन इस लाइन में रिफ्लेक्ट करना है। तो लाइन से ओरिजिन कितनी दूर है, 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स। 3 बॉक्स आ रहे हैं ओरिजिन के, कहाँ से, लाइन से। तो इसकी इमेज अदर साइड पे बना दो आप। फिजिक्स में आपने पढ़ा हुआ है टॉपिक रिफ्लेक्शन। तो मिरर में जब कोई इमेज रिफ्लेक्ट कराई जाती है मिरर में, तो ऑब्जेक्ट जितनी डिस्टेंस पर होगा मिरर के फ्रंट में, इमेज उसकी अपोजिट साइड पर बनेगी उतनी ही डिस्टेंस पे। वही कंसेप्ट यहाँ भी लगाना है। तो ये मिरर है एक तरीके से, ऑब्जेक्ट यहाँ है 3 सेंटीमीटर दूर, 3 बॉक्स दूर। तो इमेज इसकी 1 2 3 बॉक्स दूर यहाँ बन जाएगी। तो ये O डैश हो गया, जिसकी वैल्यू आप खुद रीड करोगे ग्राफ पेपर पे। ये 1 2 3 4 5 6, तो x की वैल्यू तो 6 हो गई और y की वैल्यू 0। क्यों y 0 क्यों भाई, जब कोई पॉइंट x एक्सिस वाली लाइन पर आता है तो उसमें y की वैल्यू 0 होती है, इसलिए 6, 0 होगा कौन, O डैश। ठीक है, तो O डैश की वैल्यू हमने यहाँ बना ली। अब क्वेश्चन में बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ PP डैश एंड O डैश। वो कह रहा है लेंथ बताओ PP डैश की, P ये रहा, P डैश ये रहा। वो कह रहा है यहाँ से यहाँ तक की लेंथ बताओ। तो मैंने यहाँ डिस्टेंस फार्मूले से भी निकाल के दिखाया है PP डैश की लेंथ और O डैश की भी लेंथ निकाल कर दिखा रखी है डिस्टेंस फार्मूले से। लेकिन इसमें ना थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि आप कैलकुलेशन करोगे, प्लस माइनस करोगे। तो ग्राफ की मदद से आप एकदम क्विकली फाइंड कर सकते हो बिना टाइम वेस्ट किए। P से P डैश की डिस्टेंस कैसे, देखो ये रहा P और P डैश नीचे है। आपको ना बस बॉक्स काउंट करना है, कितने बॉक्स आ रहे हैं यहाँ, 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 4 बॉक्स। एक्स एक्सिस के ऊपर 4 बॉक्स नजर आएंगे। ऐसे ही नीचे भी आप बॉक्स गिनोगे ग्राफ पेपर पे, तो 1 बॉक्स, 2 3 4, तो 4 बॉक्स ऊपर है और 4 बॉक्स नीचे है। तो P से P डैश 8 यूनिट हो जाएगा। तो देखो मैंने यहाँ डिस्टेंस फार्मूले से PP डैश 8 ही बना रखा है। तो आप ग्राफ से निकालोगे तो आपका टाइम बचेगा, ये कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, ऐसे ही O से O डैश की भी निकाल लेंगे, O से लेकर O डैश तक। देखो ये एक्स एक्सिस वाली लाइन है, 1 2 3 4 5 6, साफ साफ दिख रहा है कि ये कितनी यूनिट होगा, 6 यूनिट। तो हमने यहाँ 6 यूनिट निकाल के दिखा रखा है O से O डैश। चाहे आप डिस्टेंस फार्मूले से निकाल लो, चाहे आप डायरेक्टली ग्राफ से निकाल दो। ठीक है, दोनों वेज करेक्ट है। अब आपसे सेकंड पार्ट में कहा है पेरीमीटर निकालो क्वाड्रिलेटरल POP डैश O डैश का। तो मैं यहाँ पहले क्वाड्रिलेटरल पे फोकस करता हूँ। कौन से क्वाड्रिलेटरल की ये बात कर रहा है, हम पहले उस क्वाड्रिलेटरल को देख लेते हैं। P से O, O से P डैश, P डैश से O डैश, फिर O डैश से O। ये एक 4 साइड की फिगर है। वो कह रहा है आप इस फिगर का पेरीमीटर फाइंड करो, और पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड्स। ये जो 4 साइडें दिखाई दे रही हैं, इन साइड्स की लेंथ को फाइंड करके आपको सम फाइंड करना है, सम।
तो सबसे पहली चीज़ आप यहाँ क्या करोगे, आप यहाँ डायगोनल को देखो, ये डायगोनल पी से पी डैश का 8 यूनिट है, 8 यूनिट, 4 ऊपर और 4 नीचे। ये वाला जो डायगोनल दिख रहा है ये भी हमने फर्स्ट पार्ट में नापा था ग्राफ की हेल्प से, 3 यूनिट इधर 3 यूनिट इधर, टोटल 6 था। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है। आप ना इस ट्रायंगल पे फोकस करो, यहाँ पर आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल नज़र आएगा। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में ना आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे। पाइथागोरस थ्योरम, 4 यहाँ है, 3 यहाँ है, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 जोड़ के हो जाएगा 25, 25 का रूट निकालेंगे ना तो ये आपकी हाइपोटेन्यूस आ जाएगी 5। तो ये सारी ही आपकी 5 होंगी, क्योंकि ये जो फिगर है ना ये फिगर रोम्बस है। ये फिगर क्या है, रोम्बस। स्क्वायर क्यों नहीं है, देखो इसके डायगोनल देखो, डायगोनल जो है ना स्क्वायर में बराबर लंबाई के होते हैं। स्क्वायर के डायगोनल अगर एक 8 है तो दूसरा भी 8 ही होता है, जबकि यहाँ अलग है। देखो ये पूरा 4 + 4 8 है डायगोनल, और ये पूरा डायगोनल देखोगे 3 + 3 6। डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, डायगोनल्स इक्वल नहीं है तो ये स्क्वायर नहीं है, ये एक रोम्बस है। रोम्बस की सारी साइडें बराबर होती है, स्क्वायर की भी सारी साइड बराबर होती है, लेकिन ये स्क्वायर नहीं है, ये रोम्बस है। पेरीमीटर ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला लगाएंगे 4 × साइड, जिसमें आप साइड की वैल्यू 5 जो पाइथागोरस थ्योरम से निकालोगे वो डालोगे और आंसर 20 यूनिट आ जाएगा। थर्ड पार्ट में ज्योमेट्रिकल नेम पूछा था, तो ज्योमेट्रिकल नेम स्क्वायर नहीं है, रोम्बस है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर 3। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर, सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपको कोई से भी 4 पार्ट करने होते हैं, लेकिन मैंने आपको यहाँ सारे एक्सप्लेन किए हैं। पहले हम क्वेश्चन 4 देखते हैं। 4th का फर्स्ट पार्ट जीएसटी टॉपिक से है। जीएसटी टॉपिक का क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको सॉल्यूशन मैंने पूरा करके दिखा रखा है किस तरह से ये कौन कौन सी ट्रांजैक्शन लग रही है। पहले आर्टिकल दिल्ली से पटना बेचा जाता है तो इंटरस्टेट है, इंटरस्टेट में आईजीएसटी निकाली जाएगी। 10% यहाँ पे डिस्काउंट दिया गया है 20% का, तो जो सेलिंग प्राइस बनेगी ना वो 20% छोड़ दिया जाएगा, 80% पे बनेगी एसपी। तो 80% के हिसाब से एसपी बनाकर आईजीएसटी लगाई जाएगी। फिर वो बताया जाएगा कि किस पर्सन का आउटपुट टैक्स है और किस पर्सन का इनपुट टैक्स। जो बेचता है उसके लिए आउटपुट होता है, जो सोल्ड करता है पर्सन उसके लिए आउटपुट, जो परचेज करता है उसके लिए क्या होता है, इनपुट होता है, ठीक है। फिर पटना से बेचा गया आगरा, पटना बिहार में है, आगरा कहाँ है, यूपी में, ये भी इंटर स्टेट है तो इसमें भी आईजीएसटी लगेगी, ठीक है। फिर आउटपुट और इनपुट बताया जाएगा। फिर लास्ट में नेट जीएसटी बना ली जाएगी। नेट जीएसटी का फॉर्मूला होता है, ये ओटी का मतलब आउटपुट टैक्स, ये फॉर्मूला है नेट जीएसटी का, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। और फाइनली आपका आंसर आ जाएगा पार्ट नंबर ए का। पार्ट नंबर बी चैप्टर 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है क्वेश्चन। आपको यहाँ एक इक्वेशन दी गई है और आपको सॉल्व करके आंसर 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक बताना है। सबसे पहले तो ये ब्रैकेट को रिमूव करना है, तो क्वेश्चन में जो ब्रैकेट दी थी उसे रिमूव करके एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे। फिर उसके बाद ए, बी और सी को आइडेंटिफाई करके क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में पुट कर देंगे और फाइनली अपना आंसर हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने पूरा सॉल्यूशन कर रखा है। हमारा फाइनल आंसर आएगा 4.854 पहला, और दूसरा आंसर आएगा माइनस का 1.854। इसको फिर लास्ट में हम राउंड ऑफ करेंगे अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर मांगा था, ठीक है, अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब कुछ बच्चे यहाँ मिस्टेक क्या करते हैं, जब यहाँ स्क्वायर रूट आता है ना तो स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से फाइंड किया जाता है। 5 का स्क्वायर रूट निकालेंगे यहाँ, तो वो ना राउंड ऑफ यहीं कर देते हैं। ये गलती नहीं करनी। हमें जो ये आंसर मांगा गया है अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर या अप टू 2 डेसिमल प्लेस भी मांग लिया जाता है एग्जाम में, तो वो हमें राउंड ऑफ बीच में नहीं करना, वो राउंड ऑफ हमें बिल्कुल लास्ट स्टेप में जाके करना होता है, अदरवाइज आंसर गलत आता है। तो ये मिस्टेक नहीं करेंगे, याद रखेंगे। स्टार्टिंग में जब हम कुछ भी वैल्यू फाइंड करें तो वो कितनी भी डेसिमल प्लेस तक निकाल सकते हैं। मिनिमम आप
3 डेसिमल प्लेस तक तो ज़रूर निकालें, ठीक है। लेकिन राउंड ऑफ जो करने को कहा गया है वो आप बीच में ना करके बिल्कुल लास्ट स्टेप में आके करेंगे। तो फाइनल आंसर यहाँ पे 4.9 आएगा और माइनस का 1.9 आएगा राउंड ऑफ करने के बाद। तो ये है आपका सॉल्यूशन पार्ट नंबर बी का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। सी पार्ट मीन मीडियन मोड टॉपिक से है। यहाँ पर मोड का क्वेश्चन है ये। यहाँ पर आपको क्लास इंटरवल दी गई है और इन क्लास इंटरवल की हेल्प से आपको मोड फाइंड करना है। तो जब भी क्लास इंटरवल होता है तो हिस्टोग्राम बनाया जाता है। यहाँ मैंने हिस्टोग्राम बना रखा है। तो पहला कॉलम 200 से 300 के लिए 6 तक का है, तो यहाँ ये 6 तक का बना के दिखा रखा है। दूसरा 300 से 400 का 18 तक दिखा रखा है यहाँ, ठीक है। तीसरा वाला दिखा रखा है 22 तक का। ये मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ, फिगर यहाँ फोटो पे दिखाई नहीं दे रही है सही से। ये है हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम में मोड कैसे देखते हैं, जो आप यहाँ बार्स बना रहे हो, यहाँ पे किंक भी यूज़ हुआ है। किंक कब यूज़ होता है, देखो मैंने यहाँ किंक लगा रखा है। यहाँ पे 0 होता है, 0 से हमारा क्लास इंटरवल शुरू नहीं हो रहा है। जब भी क्लास इंटरवल 0 से शुरू नहीं होगा तो आपको लगाना है किंक, ठीक है। यहाँ पे हमने कुछ कॉलम्स बना रखे हैं इस तरह से, ये कॉलम्स बनाए हुए हैं इस तरह से। तो यहाँ पे मोड ढूंढने के लिए हमें सबसे टॉलेस्ट कॉलम देखना है, सबसे ऊंचा ये है। इसमें ना क्रॉस बनाया जाता है। यहाँ क्रॉस बनाने के लिए इधर से अगले वाले कॉलम का स्टार्टिंग पॉइंट ये ज्वाइन करेंगे और इधर से पिछले वाले का एंड पॉइंट ज्वाइन करेंगे। तो ये क्रॉस सा बनेगा यहाँ। ये मैंने बना रखा है स्केल से, देखो ये पेंसिल से क्रॉस बना रखा है। फिर जहाँ ये आपस में इंटरसेक्ट करती है वहाँ पे नीचे की लाइन देखी जाती है कि यहाँ पे क्या वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू 400 से 500 के बीच में आएगी, 425 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, ठीक है। 425 426 ऐसी आएगी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, लमसम आती है, ठीक है। तो ये है आपका पार्ट नंबर सी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर। फिफ्थ क्वेश्चन, पहला पार्ट मैट्रिक्स का है। ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स और सी मैट्रिक्स दी हैं। आपको ए स्क्वायर पहले फाइंड करना पड़ेगा इसमें, फिर बी इंटू सी फाइंड करना पड़ेगा। तो देखो मैंने यहाँ पे ना सबसे पहले ए स्क्वायर बना के दिखाया है। ए स्क्वायर को कैसे बनाते हैं, ए की मल्टीप्लाई ए से, और ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, चाहे तो हम बी इंटू सी अलग बना लें या फिर इसको सॉल्व करते टाइम पूरे को तब बना लें। मैंने यहाँ सॉल्व करते टाइम ही लिखा है। देखो ये ए स्क्वायर है माइनस ए दिया था तो यहाँ ए मैट्रिक्स है, प्लस बी सी दिया था तो ये बी इंटू सी है। देखो ए स्क्वायर के नीचे ये मैंने ए स्क्वायर लिखी हुई है मैट्रिक्स, जो मैंने ए स्क्वायर का आंसर तैयार करा था वो मैंने यहाँ लिख रखा है, ठीक है। ये ए स्क्वायर का आंसर है, ये इरेज कर देता हूँ मैं। ये जो मैंने ए स्क्वायर बनाया था ना यहाँ, ये ए स्क्वायर का आंसर आया था वो मैंने यहाँ पुट कर रखा है। अगर आप देखेंगे यहाँ ए स्क्वायर का आंसर पुट है, फिर माइनस लगा के ये ए का आंसर पुट किया हुआ है ए के नीचे, प्लस बी इंटू सी में यहाँ बी मैट्रिक्स को दिखाया है और यहाँ सी मैट्रिक्स को दिखाया है और इनके बीच में मल्टीप्लाई लगा देंगे, ठीक है। फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये सी वाली मैट्रिक्स है। फिर सबसे पहले क्या करना है, बी और सी को मल्टीप्लाई करना है। तो ये मैंने बी और सी को मल्टीप्लाई कर रखा है। पिछला वर्क बिल्कुल सेम लिख रखा है, ये सब सेम चल रहा है। यहाँ बी इंटू सी को पहले फिनिश करना है, ये भी सेम है, ये बी इंटू सी हो गया। अब जब ये सॉल्व हो जाएगा तो हम इन तीनों को प्लस और माइनस करके फाइनल आंसर तैयार कर लेंगे। तो ये तो आपका मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, ईजी क्वेश्चन था ये। अब सर्कल का क्वेश्चन देखते हैं। सर्कल एंड टेंजेंट टॉपिक से है ये। यहाँ पर एक फिगर दी हुई है और इस फिगर में आपको x फाइंड करना है। सबसे पहला काम क्या करना है, टेंजेंट की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। यहाँ पे एक सर्कल है और एक टेंजेंट भी थी, यहाँ पे टी क्यू। इस टेंजेंट पे हम फोकस करेंगे, क्यू टी जो टेंजेंट है, क्यू टी टेंजेंट और एक कॉर्ड टी एस, देखो ये रही टी से एस, एक कॉर्ड और ये टेंजेंट, इन दोनों के बीच का एंगल यहाँ आपको नजर आएगा, दे रखा है क्वेश्चन में 70। तो ये जो एंगल होता है ना
टेंजेंट और कॉर्ड के बीच का एंगल वो एक्चुअली में इक्वल माना जाता है कॉर्ड से सरकमफ्रेंस पे बनने वाले एंगल के। देखो ये कॉर्ड थी, कॉर्ड का एक वर्टेक्स टी, वहाँ से एक लाइन सरकमफ्रेंस पे, और दूसरा कॉर्नर कॉर्ड का एस, वहाँ से एक लाइन सरकमफ्रेंस पे, दोनों मीट करी ए पर। तो ये जो एंगल था टेंजेंट और कॉर्ड के बीच का, ये एक्चुअली में उस एंगल के इक्वल होगा जो कॉर्ड से सरकमफ्रेंस पे बनेगा। तो मैंने यहाँ लिख भी रखा है ये, इस प्रॉपर्टी का नाम होता है एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट। तो ये एंगल आपका आ जाएगा 70। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, सेंटर पे एंगल फाइंड करना है, एस ओ टी एक्स है, ये सेंटर पे बनने वाला एंगल है। इस आर्क से सेंटर पे बनने वाला एंगल फाइंड करने को कहा गया है, और सरकमफ्रेंस पे हमने अभी फाइंड किया भी है, एस ए टी, ये कितना आया था 70 फाइंड करा था हमने। तो यहाँ पे सेंटर वाला एंगल डबल होता है सरकमफ्रेंस वाले के, वो प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट सरकमफ्रेंस, और हम दोगुना करके 70 का डबल करके ये एक्स को फाइंड कर लेंगे। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, इस तरह से पार्ट नंबर बी को करना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर, सी पार्ट रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम टॉपिक से है। एक पॉलिनोमियल दिया है, इसको x-2 से डिवाइड करके फैक्टर बताया गया है। फैक्टर का मतलब होता है रिमाइंडर 0। तो हमें क्या करना है, x-2 इज इक्वल टू 0 लेके पहले x की वैल्यू बनानी है, वो x की वैल्यू इस पॉलिनोमियल में पुट करके दिखानी है। और जब आप पुट करोगे तो आपका ये पुट करने के बाद ये आ जाएगा 4a + 2b + 2, और इक्वल में 0 चल रहा है। ये 0 कहाँ से आया, ये 0 आया फैक्टर वर्ड की वजह से, इक्वल में 0 लिया गया है। क्यों लिया गया है 0, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था फैक्टर है, और फैक्टर का मतलब होता है रिमाइंडर 0, फैक्टर का मतलब होता है रिमाइंडर 0। इसीलिए ये जो हम वैल्यू पुट करके रिमाइंडर बना रहे थे, इस रिमाइंडर को 0 कहा जा रहा था, ठीक है। और अगली बार x-3 से डिवाइड करके रिमाइंडर 52 कहा गया है। तो x-3 से डिवाइड करने का मतलब है x-3 = 0 लेके x की वैल्यू 3 तैयार करो, वो x की वैल्यू 3 इसमें पुट करके दिखाओ, और ये जो रिमाइंडर हम फाइंड करेंगे ये रिमाइंडर कितना होगा 52, इसलिए इक्वल में यहाँ 0 ना चल के 52। देखो यहाँ पे 0 चल रहा है रिमाइंडर, क्योंकि फैक्टर वर्ड था। यहाँ पे रिमाइंडर 52 चल रहा है हर बार, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में कहा था कि रिमाइंडर 52 है। तो आप यहाँ 2 इक्वेशन तैयार कर लोगे, ये है इक्वेशन नंबर 1, और यहाँ पे मैंने इक्वेशन नंबर 2 प्रिपेयर करी है। दोनों इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करके ए का आंसर फाइंड करके उसको इक्वेशन में पुट करके बी बना लेंगे, ठीक है। तो ये तो आपका सिंपल क्वेश्चन है पार्ट नंबर सी का, ये सॉल्यूशन मैंने इसका पूरा कर रखा है, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 6, द 2 अपोजिट वर्टेक्स ऑफ स्क्वायर आर गिवन। यहाँ पे मैंने एक फिगर बनाई है स्क्वायर की, ये स्क्वायर की फिगर है। कोई से भी 2 अपोजिट का मतलब आमने सामने के, तो मैंने ए और सी ले लिया आमने सामने के वर्टेक्स, ये क्वेश्चन में दे रखे हैं। वो कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द डायगोनल्स, एस आ रहा है, डायगोनल में एस आ रहा है, मतलब दोनों डायगोनल्स की इक्वेशन बनानी है। देखो पहला डायगोनल कौन है, ए सी, और दूसरा डायगोनल कौन है, बी डी। वो कह रहा है दोनों की इक्वेशन बनाओ। अब ए सी की तो इक्वेशन आराम से बन जाएगी। इक्वेशन बनाने के लिए सबसे पहले स्लोप की ज़रूरत होती है। तो ए के कोऑर्डिनेट मेरे पास हैं, क्वेश्चन में दिया था 7 - 3, सी के भी कोऑर्डिनेट है -1 और 11। तो स्लोप का फॉर्मूला लगाएंगे ए सी के लिए, y2 - y1 x2 - x1, और स्लोप तैयार कर लेंगे। और जब ये स्लोप आ जाएगा इस लाइन का, तो इक्वेशन ऑफ लाइन यहाँ बना के दिखा दी मैंने, ठीक है। ये काम दूसरा है, ये हम बाद में करेंगे, ठीक है। पहले मैंने स्लोप ऑफ ए सी को तैयार करना है, और उस स्लोप की मदद से इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला लगा के हम इक्वेशन ऑफ ए सी को फाइंड कर लेंगे। ये मैंने इक्वेशन बना लिया, ठीक है। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन ऑफ ए सी। अब बात करते हैं दूसरे डायगोनल की। पहला डायगोनल की इक्वेशन तो आ गई, दूसरा डायगोनल है बी डी। अब बी डी की इक्वेशन बनाने के लिए आपको क्या करना है, स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी है। ये 2 डायगोनल थे, ए सी और बी डी, ये दोनों डायगोनल ना आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है, स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है डायगोनल आर परपेंडिकुलर। तो इसलिए परपेंडिकुलर वाली प्रॉपर्टी स्लोप की लगाई जाएगी, ये रही
m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। m1 क्या है, AC का स्लोप, m2 क्या है, BD का स्लोप। AC का स्लोप तो हमने यहाँ तैयार करा था, तो m1 के नीचे वो डल जाएगा। m2 को फाइंड करने के लिए m2 लिखा जाएगा और स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन m2 फाइंड कर लिया जाएगा। अब BD का स्लोप तो आ गया प्रॉपर्टी लगाकर। अब आपको BD का स्लोप आ चुका है, इसमें एक बीच का पॉइंट है जो दोनों में सेम है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जिसे कहते हैं, ये सेम है। स्क्वायर की दूसरी प्रॉपर्टी, डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट। ये AC डायगोनल था, ये एक आधा हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा डायगोनल BD था, ये भी आधा होगा। तो दोनों जो हाफ हाफ हो रहे हैं वो सेम प्लेस पर हो रहे हैं, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों का सेम है और हाफ हाफ हो रहे हैं। हाफ हाफ का मतलब AC लाइन का मिड पॉइंट है ये O, आधा आधा हो रहा है ना, हाफ मीन्स बाइसेक्ट, तो O क्या कहलाएगा, मिड पॉइंट। तो हमें यहाँ मिड पॉइंट O को फाइंड करने के लिए मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ करना है। किसका मिड पॉइंट, AC का। BD का मिड पॉइंट क्यों नहीं बना रहे, क्योंकि B और D की वैल्यू हमारे पास है ही नहीं, हमारे पास वैल्यू A और C की थी, तो हमने मिड पॉइंट ऑफ AC बनाया, 3 और 4 फाइंड करा, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4। और ये जो मिड पॉइंट AC का है वो एक्चुअली में मिड पॉइंट BD का भी है, तो BD का भी मिड पॉइंट वही है, कौन, 3 और 4। ये जो 3 और 4 है ना, ये इक्वेशन ऑफ लाइन में पासिंग पॉइंट का काम करेंगे। तो अब हम इक्वेशन ऑफ BD बनाएंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू m ब्रैकेट x माइनस x1। ये m की वैल्यू वो भरी जाएगी जो आपने सेकेंड वाला स्लोप बनाया m2, यहाँ पर 4/7 ये भर रखा देखो। और x1 और y1 क्या है, पासिंग पॉइंट। पासिंग पॉइंट कौन से लिए जाएंगे, ये जो आपने BD का मिड पॉइंट फाइंड करा था, ये एक पासिंग पॉइंट है, लाइन यहाँ से पास होके जा रही है, तो हम वो वैल्यू x1 और y1 में पुट करके इक्वेशन बना लेंगे। तो ये है आपका सॉल्यूशन पार्ट नंबर A का। पार्ट नंबर B ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी का है। यहाँ मैंने इसका सॉल्यूशन कर रखा है, आप इसको ट्राई करेंगे और अगर कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं आप, तो ये इसका सॉल्यूशन है, इससे आप समझ सकते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज टॉपिक से है। C पार्ट आपका APGP का है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन टॉपिक से है। तो यहाँ पर 3 नंबर्स का सम 15 दिया गया था, तो कौन से 3 नंबर यहाँ पे आपको लेट करने पड़ेंगे। लेट द 3 नंबर्स इन द APB A माइनस डी A प्लस डी। आप अपनी मर्जी से कुछ भी मान लें, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पर 3 नंबर पूछे गए हैं। 3 कैसा नंबर है, 3 एक ऑड नंबर है। आपसे वो 3 पूछे, आपसे वो 5 पूछे, आपसे वो 7 पूछे, 7, ये सारे क्या होते हैं, ऑड होते हैं। तो ऑड में एक कंसेप्ट याद रखना है कि बीच वाला टर्म A लिया जाएगा और उससे आगे का एक बढ़ाकर डिफरेंस, पिछला वाला एक डिफरेंस घटाकर, तो ये 3 हो गए। अगर 5 लिखने हैं तो डिफरेंस बढ़ा दो, A प्लस डी था A प्लस 2D बना दो, और पीछे में डिफरेंस घटा दो, A माइनस 2D कर दो। 7 लिखने हैं तो और डिफरेंस इधर बढ़ा दो राइट हैंड साइड पे, A प्लस 3D, और इधर A माइनस 3D कर लो, ठीक है। तो ये ऑड में कंसेप्ट चलता है, याद रखना। इसीलिए मैंने मिडिल टर्म A माना, और जो एक्सट्रीम टर्म है, एक्सट्रीम मतलब कोने वाले, इनको एक को डिफरेंस बढ़ा कर लिया और दूसरे को डिफरेंस घटा कर लिया। फिर उन्होंने कहा था सम करो, तो हमने सम करके 15 लिया और A को तैयार करा। फिर उसके बाद बोला था सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द एक्सट्रीम। एक्सट्रीम होते हैं कोने वाले, अभी मैंने बताया। वो कह रहा है आपको सम करना है, किसका सम, स्क्वायर ऑफ द एक्सट्रीम। ये मैंने स्क्वायर लगा रखा है, यहाँ भी स्क्वायर लगा रखा है। किन पर स्क्वायर लगा रखा है, एक्सट्रीम वालों पे, मतलब जो कोने वाले थे, बीच वाले को छोड़ दिया हमने। स्क्वायर लगाया दोनों पे और इनका सम भी किया, प्लस लगा रखा है बीच में, देखो यहाँ प्लस है, ठीक है ना। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ एक्सट्रीम इज 58, तो इक्वल टू में 58 ले रखा है। फिर इसे हमने सॉल्व किया अलजेब्रा फार्मूला लगाकर, A की वैल्यू 5 को भी पुट किया और D को फाइंड किया। जब A और D दोनों आ जाएंगे तो आप ये तीनों टर्म जो लेट किए थे उनमें A और D की वैल्यूज़ भर के तीनों टर्म्स को फाइंड कर लोगे, ठीक है। तो ये था आपका पार्ट नंबर C। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर। सेवंथ क्वेश्चन लीनियर इनइक्वेशन टॉपिक से है। यहाँ मैंने इसका सॉल्यूशन ये कर रखा है, सिंपल है। रियल नंबर लाइन बनानी थी तो ये रियल नंबर लाइन बना रखी है। यहाँ पर इक्वल टू में
साइन में नीचे इक्वल टू था, तो इसलिए -4 वाला सर्कल कलर्ड हुआ है पूरा। 2 वाला जो था इसका साइन इक्वल नहीं था नीचे, तो ये एम्प्टी बना है यहाँ पर। ठीक है, तो ये बात याद रखेंगे और ये इसका सॉल्यूशन है, ये आप ट्राई करेंगे। अगला क्वेश्चन जो है बी वाला, वो मीन टॉपिक से है और यहाँ पर अननोन वैल्यू F1 F2 फाइंड करनी है। तो यहाँ मैंने यहाँ पर ये इसका सॉल्यूशन कर रखा है मैंने। टोटल 120 दिया है। ये किस चीज़ का टोटल है? ये सब क्या है? ये फ्रीक्वेंसी थी, ये सारी क्या थी? फ्रीक्वेंसी। तो ये जो टोटल है 120, ये फ्रीक्वेंसी का टोटल है। किसी किसी क्वेश्चन में यहाँ हेडिंग में लिखा होता है क्या, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज इज़ 120, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन की हेडिंग में नहीं दिया, यहाँ पर इन्होंने टेबल में बना कर दे दिया। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आपकी टेक्स्ट बुक में हो सकता है ऐसा टेबल ना दिया हो। ठीक है, अधिकतर क्वेश्चंस में आपको हेडिंग में लिख के देता है कि सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज इज़ 120, बट इसमें हेडिंग में ना लिख के टेबल में लिख के दिया, ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। तो ये बात आप याद रखेंगे, हमें फ्रीक्वेंसीज का टोटल 120 दे रखा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ ये सॉल्यूशन इसका कर रखा है। पूरा क्वेश्चन कौन से मेथड से करा है? क्वेश्चन में मीन किस मेथड से करना है क्वेश्चन में नहीं बताया। 3 मेथड होते हैं, मैंने यहाँ पर आपको डायरेक्ट मेथड से करके दिखाया है। ये जो फार्मूला यूज़ करा है ये डायरेक्ट मेथड का फार्मूला है। ठीक है, डायरेक्ट मेथड का फार्मूला क्यों यूज़ करा है हमने? क्योंकि डायरेक्ट मेथड में टेबल छोटी बनती है, कम वर्क करना पड़ता है। शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन में ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। तो क्वेश्चन में जब कुछ मेंशन ही नहीं है किस मेथड से करें, तो हमारे पास तो ऑप्शन है, हम डायरेक्ट ही करेंगे, क्योंकि उसमें टेबल में कम कैलकुलेशन होती है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पूरा सॉल्व करके दिखा रखा है। 2 इक्वेशंस तैयार करी हैं यहाँ। इन दोनों इक्वेशंस को तैयार करने के बाद इनको आपस में सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद F1 और F2 को फाइंड करना है। अब आते हैं नेक्स्ट पर। सी क्वेश्चन आपका सिमिलैरिटी टॉपिक से था। यहाँ पे मैंने इसका पूरा सॉल्यूशन कर रखा है। ये सारा सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का है। लास्ट में इतना फिनिश करने के बाद रिमेनिंग सॉल्यूशन मैंने यहाँ कर रखा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सिमिलैरिटी टॉपिक से आया था, पार्ट नंबर सी। अब आते हैं नेक्स्ट पर। एट्थ क्वेश्चन जीएसटी नहीं, आपका 6th चैप्टर से है ये। ए होटल बिल फॉर ए नंबर ऑफ पीपल स्टेइंग ओवरनाइट इज 4800. If there were 4 more people, the bill of each person had to pay would be reduced by 200. फाइंड द नंबर ऑफ पीपल स्टेइंग ओवरनाइट। अच्छा, तो यहाँ पर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर करना है इस क्वेश्चन को। यहाँ पर मैंने ये पूरा सॉल्यूशन इसका कर रखा है। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार करी जाएगी, x² + 4x - 96, ये आएगी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर इसे फैक्टराइज कर सकते हैं, चाहे तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से यूज़ करके आप वैल्यू को फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने इसका सॉल्यूशन कर रखा है 8th के ए पार्ट का। अब आ जाते हैं बी पर। बी पार्ट मीडियन टॉपिक से है। क्लास इंटरवल दिया है। क्लास इंटरवल जब होता है मीडियन वाले टॉपिक में, तो हमें ओजाइव बनाना होता है। तो यहाँ मैंने ओजाइव ड्रॉ करके दिखा रखा है। ये नीचे हमने कौन सी वैल्यूज़ लिए हैं? ये जो सारी वैल्यूज़ हैं ये वेट है, और ये सारी वैल्यूज़ क्या हैं? ये सारी वैल्यूज़ जो ली गई हैं ये सारी वैल्यूज़ है फ्रीक्वेंसी, जो यहाँ सेकंड हेडिंग दी। ठीक है, और ओजाइव वाले क्वेश्चन में टेबल बनाई जाती है। ये टेबल मैंने यहाँ कंस्ट्रक्ट कर रखी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। CF जरूर चाहिए होता है, तो CF बना के दिखाया है। ठीक है, फिर उसके बाद जो जो पार्ट फाइंड करने थे, फर्स्ट पार्ट में मीडियन ये फाइंड करा हमने। मीडियन आएगा 100th टर्म, तो टेबल आप ओजाइव में देखोगे 100th वैल्यू एरो लगा के इधर कि क्या आ रही है नीचे, तो यहाँ पर आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी 60। ठीक है, दूसरा पार्ट यहाँ ये कर रखा है मैंने, इसका आंसर 78% आएगा। थर्ड पार्ट में पूछा था वेट अबव विच हैवीएस्ट 30% ऑफ द स्टूडेंट फॉल्स, तो उसका आंसर 65 है। कैसे? इन्होंने बोला था वेट अबव विच हैवीएस्ट 30% ऑफ द स्टूडेंट फॉल। 30% ऑफ द स्टूडेंट, 30% बोल रहा है। 30% कितना होगा स्टूडेंट्स का? स्टूडेंट्स यहाँ पर ये थे जो फ्रीक्वेंसी थी ना, हमने फ्रीक्वेंसी का टोटल करा था। टोटल स्टूडेंट कितने थे? टोटल स्टूडेंट्स आपके कितने थे?
200 स्टूडेंट्स, तो 30% निकालोगे अगर आप 30% ऑफ 200, तो आपका आंसर आएगा 30/100 इंटू 200, 60। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपको वेट फाइंड करना है। वेट फाइंड करना है, ऐसा वेट जिसके ऊपर 30% ऑफ द स्टूडेंट्स आएंगे। 30% का मतलब 60 स्टूडेंट। तो आपने देखना है 60 स्टूडेंट कहाँ पर आ रहा था, 60 स्टूडेंट कहाँ पर आ रहा था वो देखना है। ठीक है ना, सिंपल। तो आप देखेंगे 60 स्टूडेंट्स जो थे वो कहाँ पर आ रहे थे, और उसके बाद अबव वाले बोल रहा है तो माइनस करना है। ठीक है, क्वेश्चन की हेडिंग अगर आप पढ़ोगे ना, हेडिंग में ये बोला था द वेट ऑफ द 200 स्टूडेंट्स। देखो यहाँ बताया भी है इन्होंने कि क्लास में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 200 स्टूडेंट्स हैं। तो क्लास के टोटल बच्चे हैं 200, और अगर हम 60% स्टूडेंट निकालें, तो सॉरी 60% नहीं 30%, तो 30% ऑफ स्टूडेंट्स निकाला जाएगा, तो 30% ऑफ 200 फाइंड करेंगे तो 60 आएगा। तो आपको देखना है कि 60 बच्चे का है। देखो ये फ्रीक्वेंसी ही एक्चुअली में कौन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट है। तो 60 कहाँ है, यहाँ है, ये 60 है, ये 60 है। यहाँ से नीचे रीड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ एक वैल्यू नज़र आएगी आपको, 55 और 60 के बीच में आ रही है, 55 और 60 के बीच में आ रही है, वो वैल्यू आपको रीड करनी है। ठीक है, तो ये आप थोड़ी सी वेरी कर सकती है। मेरे यहाँ 65 लिख रखा है, हो सकता है आपका नियर बाय आंसर आए, तो अप्रॉक्स आंसर आता है इसमें। ठीक है ना, तो आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट पहले फाइंड करने पड़ेंगे। 30% ऑफ 200 यहाँ पे मैंने फाइंड करके नहीं दिखाया, डायरेक्ट आंसर लिख रखा है ये। पहले आप 30% ऑफ 200 निकालोगे, जो कि आएगा 60 स्टूडेंट। ठीक है, 60 स्टूडेंट को फिर हम चेक करेंगे। 60 स्टूडेंट यहाँ आएगा, इधर से नीचे रीड करेंगे। ठीक है, तो ये वैल्यू कौन सी है ये रीड करनी है आपने। ठीक, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट पार्ट है नंबर ऑफ स्टूडेंट बताओ जो अंडर वेट है और ओवर वेट है, अगर 55 kg वेट को स्टैंडर्ड वेट माना जाए। 55 kg, ये जो 55 दिख रहा है ना नीचे वेट, इसको स्टैंडर्ड वेट माना जाए, तो यहाँ से ऊपर चलो और जहाँ पे ये आया इधर मुड़ जाओ, तो ये 40 और 60 के बीच में आएगा। ये आएगा लगभग 40, थर्ड लाइन फोर्थ लाइन आएगी। ग्राफ पे आपको रीड करनी पड़ेगी 40 और 60 के बीच में थर्ड लाइन फोर्थ लाइन कौन सी आ रही है, तो ये 46 आएगी लगभग। ठीक है, तो अंडर वेट कौन होंगे, अंडर वेट होंगे 46। ये कौन है, अंडर वेट वाले स्टूडेंट। ठीक है, अब बात करें ओवर वेट वाले, 154 हैं। ये कौन है, ओवर वेट वाले। ये कैसे फाइंड करेंगे, टोटल स्टूडेंट में से अंडर वेट वाले स्टूडेंट जो 46 थे वो माइनस करके तब आएगा ये 154। ये ओवर वेट वाले स्टूडेंट है। तो इस तरह से आप ये पार्ट नंबर 4 करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट पर। नाइन्थ क्वेश्चन मेंसुरेशन टॉपिक से है। यहाँ मैंने ये इसका सॉल्यूशन कर रखा है। नाइन्थ के फर्स्ट पार्ट का सिंपल करना है। आप पहले सेलेंट हाइट एल को फाइंड करोगे, उसके बाद सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा लोगे, सरफेस एरिया ऑफ 1 कैप, फिर उसके बाद 10 कैप्स का सरफेस एरिया आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, बी पार्ट जो है वो सर्कल एंड टेंजेंट टॉपिक से है। सर्कल टेंजेंट टॉपिक का क्वेश्चन है ये। आपको यहाँ पे सबसे पहले देखो एक एंगल सेंटर पे नज़र आ रहा है, कितना, 64। इस वाले आर्क से सेंटर पे बनना है 64। इसी आर्क से एक एंगल सरकमफ्रेंस पे भी जा रहा है, यहाँ पर x जा रहा है ना, तो सेंटर वाला डबल होता है सरकमफ्रेंस वाले। तो सेंटर वाला जो 64 दिख रहा है ये एक्चुअली में डबल है। वही प्रॉपर्टी लगाई है, एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट रिमेनिंग सरकमफ्रेंस। ये प्रॉपर्टी लगाई और इसकी मदद से x को फाइंड करा। सेंटर वाला दुगना होता है तो हमें दुगना करने की जरूरत नहीं, ये तो पहले से ही पता है। सरकमफ्रेंस वाला दुगना नहीं होता, सरकमफ्रेंस वाला तो आधा होता है। तो 64 का हाफ 32 आ जाएगा आंसर। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ये एंगल 90 लेंगे, क्योंकि ये जो लाइन आ रही थी ये टेंजेंट थी, ये जो लाइन आ रही थी ये सेंटर से आने वाली लाइन थी रेडियस। रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे के क्या होती हैं, परपेंडिकुलर। तो ये 90 लिया जाएगा, तो मैंने यहाँ लिख दिया 90। फिर उसके बाद राइट एंगल ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई और रिमेनिंग एंगल जो फाइंड करना था y वो कर लिया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर।
पार्ट नंबर सी कंस्ट्रक्शन टॉपिक से, कंस्ट्रक्शन ऑफ सर्कल। यहाँ मैंने ये फिगर बना रखी है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बनाना था, सर्कम सर्कल बनाना था। तो सर्कम सर्कल, बाहर वाला सर्कल कैसे बनता है, साइड्स को बाइसेक्ट करके। तो आपको पहले तो एक ट्राइंगल बनाना है। ये जो ट्राइंगल मैंने बना के दिखा रखा है, सबसे पहले ये ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा और ट्राइंगल की कोई सी भी दो साइड्स को बाइसेक्ट करना पड़ेगा। देखो मैंने ये बाइसेक्टर बना रखा है, ये बाइसेक्टर है, साइड का बाइसेक्टर। कौन सा साइड बाइसेक्टर, फर्स्ट साइड का। और एक साइड बाइसेक्टर ये बना रखा है, ये भी साइड बाइसेक्टर बना रखा है। कौन सी साइड, दूसरी साइड का। तीन में से कोई सी दो साइड के बाइसेक्टर को बनाया जाएगा। जहाँ पे ये दोनों मीट करेंगे वो एक्चुअली में सेंटर होगा। ये आपका यहाँ पे क्या आ रहा है, सेंटर। फिर हम सर्कल बना लेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका पार्ट नंबर सी। अब आते हैं नेक्स्ट पर, लास्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन। ए पार्ट आपका रेशो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक से था। इसमें हमें कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी का यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है। तो यहाँ मैंने ये फाइंड कर रखी है, एक्स की वैल्यू फाइनल आंसर 5/8 आएगा, ठीक है। ये इसका सॉल्यूशन है पार्ट नंबर ए का। बी पार्ट हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक से आया था, हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक से है। यहाँ मैंने ये सॉल्यूशन इसका कर रखा है। डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स, दो शिप थी, दोनों शिप्स के बीच की डिस्टेंस बतानी थी। तो दोनों शिप के बीच की जो डिस्टेंस है वो CD वाली है। यहाँ पे फर्स्ट शिप यहाँ थी C पे, सेकंड शिप D पर थी। ये फिगर आपको कंपलसरी होती है, बनानी होती है। इस फिगर की हेल्प से ही आप आंसर फाइंड करेंगे। तो CD को फाइंड करने के बाद डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स आ जाएगी, ठीक है। ये हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक से आया था। और C पार्ट जो था प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन था। ये मैंने इसका सॉल्यूशन यहाँ करके दिखाया हुआ है। पहले पार्ट का आंसर 1/3 आएगा, दूसरे पार्ट का भी आंसर 1/3, और तीसरा पार्ट जो था परफेक्ट स्क्वायर वाला, उसका आंसर आएगा 5/30। अगर आप इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करोगे तो 1/6 आएगा। तो ये थे आपका क्वेश्चन नंबर 10। 10 क्वेश्चन होते हैं, 10 में से सेक्शन बी में आपको 4 करने होते हैं कोई से भी, ठीक है। तो ये आपका प्री बोर्ड 2022-23 का क्वेश्चन पेपर था। आई होप आपके लिए ये क्वेश्चन पेपर यूज़फुल रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 2023-24 प्री बोर्ड क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व कराऊंगा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें।